नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहले खबर जज बनकर डीजीपी को फोन करने वाले जालसाजी केस की, जिसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। उस खुलासे के बाद आपके मन में भी कई सवाल कौंधेंगे। सवाल ये कि क्या अधिकारी ही सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं? क्या अपना गर्दन बचाने के लिए अधिकारी जालसाजों का सहारा ले रहे हैं? क्या डीजीपी को मूर्ख बनाना इतना आसान है? ये रिपोर्ट देखिए। जालसाज ने खोले गहरे राज। फर्जी कॉल का कोड डिकोड। पीली शर्ट और ब्लैक जींस में दिख रहे जालसाज अभिषेक अग्रवाल के बगल में खड़े यही हैं बिहार कैडर के आईपीएस आदित्य कुमार, जिन्होंने डीजीपी एसके सिंघल को मूर्ख बनाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस आदित्य कुमार के कहने पर ही अभिषेक अग्रवाल ने डीजीपी एसके सिंघल को फोन किया था। ये सभी राज अभिषेक ने खुद उगले हैं। उसने ये बात बताई है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों को कि उसने जो डीजीपी को फोन किया, चूंकि एक आम आदमी है तो कैसे फोन करना है, किस तरीके से बात करनी है, बात करने का सलीका क्या होगा, कैसे जज बनकर बात किया जा सकता है, इस बात की ट्रेनिंग अभिषेक अग्रवाल को आदित्य कुमार नहीं दी थी। और आदित्य कुमार के बताए गए सलीके और तरीके के अनुसार उसने डीजीपी को फोन किया और उनको कन्विंस करने में कामयाब रहा कि वो एक जज है। हालांकि वो नकली जज था, लेकिन उसकी बात डीजीपी ने मान ली और उसकी पैरवी के बल पर जो आदित्य कुमार थे उनकी पोस्टिंग कर दी गई पुलिस मुख्यालय में AIGI के पोस्ट पर। यह भी तय हुआ था कि आदित्य कुमार की अगर पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद अभिषेक अग्रवाल को माला माल कर दिया जाएगा, यानी उस पोस्टिंग के बल पर नाजायज तरीके से अभिषेक अग्रवाल को पैसे कमाने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा उसने कई जो दूसरी बातें बताई हैं, उसमें एक बात और है कि जो आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार जो अभिषेक अग्रवाल ने उसने बताया है आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कि पुलिस मुख्यालय के जो गोपनीय दस्तावेज हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी शेयर की थी। जो आदित्य कुमार है उसने अभिषेक अग्रवाल से इस बात की जानकारी उसने दी है। तो निश्चित तौर पर आईपीएस पदाधिकारी और गया के तत्कालीन एसपी अभिषेक अग्रवाल की जो आदित्य कुमार है उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पहले से ही छापेमारी चल रही है। उनके खिलाफ इसी आर्थिक अपराध इकाई में नामजद आरोपी उनको बनाया गया है। दरअसल हाई कोर्ट का फर्जी चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी एसके सिंघल को कॉल करने का सनसनीखेज खुलासा बिहार पुलिस ने रविवार को किया था। अभिषेक अग्रवाल डीजीपी को आईपीएस आदित्य कुमार की पैरवी के लिए कॉल किया करता था। खबर यह भी है कि चीफ जस्टिस के नाम से फोन आने पर डीजीपी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को छुट्टी में चेन्नई से फ्लाइट से पटना बुला लिया था। भ्रष्ट आईपीएस को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी थी कि महज 48 घंटे में मामला रफा दफा कर दिया गया। जब मामले का खुलासा हुआ तो आर्थिक अपराध इकाई ने अभिषेक अग्रवाल को 3 साथियों के साथ पटना से गिरफ्तार किया। इस मामले में गया के तत्कालीन एसएसपी और वर्तमान में AIG आदित्य कुमार को भी नामजद किया गया है। मंगलवार को बिहार सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए बिहार कैडर के 2 आईपीएस अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था, जिसमें एक नाम आईपीएस आदित्य कुमार का भी शामिल है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी ने बिहार सरकार पर वकील घोटाले का आरोप लगाया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि निकाय चुनाव रद्द किए जाने पर सरकार ने हाईकोर्ट में 15 रिव्यू पिटीशन दायर किया और फिर वापस ले लिया। इस दौरान दिल्ली से वकीलों को बुलाया गया, जिन्हें लाखों रुपए फीस के तौर पर दिए गए। संजय जायसवाल ने हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल के बहस नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। संजय जायसवाल ने इसे बड़ा घोटाला करार दिया है। बिहार सरकार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। बिहार की सरकार बहुत सारे घोटालों में रहती है, लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि हाईकोर्ट में वकील घोटाला भी हो रहा। कल आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए थे। हम बार बार समझाते थे कि आयोग बना करके अपना फैसला कर लीजिए, इसको लटकाना ठीक नहीं है। पर माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी प्रेस के सामने यह कहा कि नहीं, यह बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। और बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए और बाद में सभी रिव्यू पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया।
इसमें लाभ किसको हुआ? तो इसमें लाभ 2 व्यक्तियों को हुआ। पहले सबसे बड़े लाभार्थी बने विकास सिंह जी। इनको प्रति हियरिंग के लिए 35 लाख रुपए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आपको जब विड्रॉ कर लेना था, किसी को बहस ही नहीं करनी थी, तो इतने पैसे क्यों दिए गए उस वकील को? दूसरा उतना ही बड़ी अमाउंट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मनिंदर सिंह जी भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं, इनकी भी सेवाएं ली गई। तो यह बिहार में एडवोकेट जनरल, क्या मुख्यमंत्री की तरह बिहार का एडवोकेट जनरल भी रबर स्टैंप है क्या? जिसका काम है दिल्ली से वकीलों को लाना, लाखों रुपए उन लोगों को देना, और 15 रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि हाईकोर्ट में बिहार सरकार के जितने वकील हैं उनकी क्षमता पर और उनकी बुद्धिमत्ता पे हमें शक होता है। और एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा, हर बार उसे भाड़े पर दिल्ली से लोगों को लाना पड़ता है, लाखों रुपए देना पड़ता है। तो कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ लेन देन का तो चक्कर नहीं है। क्यों एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा? हर बार उसको क्यों, और विड्रॉ करने के लिए क्यों दिल्ली से वकीलों को लाने की जरूरत पड़ती है? बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू और कांग्रेस ने धूमधाम से जयंती मनाने की तैयारी की है, तो साथ ही बीजेपी की तरफ से भी जयंती मनाई जा रही है। हालांकि इस बहाने जाति की राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जयंती समारोह मना रहे हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से मुजफ्फरपुर में जयंती कार्यक्रम है, तो बीजेपी की तरफ से कई जिलों में कार्यक्रम होगा। कि श्री बाबू किसी जाति के नेता नहीं थे, श्री बाबू आम आवाम के नेता थे। श्री बाबू ने दलितों का प्रवेश देवघर मंदिर में प्रारंभ कराया था। सर्वजन सर्वप्रिय जनप्रिय नेता श्री बाबू थे। अब कोई जाति के लोग अपने जातीय फायदा के लोग के लिए आज अपने चुनावी पॉलिटिकल फायदे के लिए उनका अगर जयंती मनाते हैं तो जयंती तो सभी लोग मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। श्री बाबू का जयंती समारोह पहली बार 2000 की विधानसभा में मैं चुन कर आया था। उस समय से लगातार ये 22वां साल है जब आयोजित करते रहे, और उसके पहले एक रस्म अदायगी होता था। आज तो हर शहर में श्री बाबू का जयंती मनाया जा रहा है, तो हमसे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा इस बात से। लेकिन अब मेरा जो काम है वो कर रहा है, और मैं मानता हूँ कि श्री बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व को जयंती के बहाने युवा पीढ़ी से जोड़ा जा सकता है। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी वो बुधवार को खत्म हो गई। बिहार में अब अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन बिहार सरकार ने जो आयोग का गठन किया, अब उसके सदस्यों और संख्या को लेकर सियासी फिजाओं में नए नए सवाल तैरने लगे हैं। बैकफुट पर बिहार सरकार, आयोग पर सियासी आर पार। बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग का गठन तो कर लिया है, लेकिन अब इसके सदस्यों और उनकी संख्या को लेकर सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आयोग के लिए सियासी आर पार क्यों है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अति पिछड़ा आयोग में कौन कौन से लोग हैं। पहला नाम नवीन कुमार आर्या, जो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नवीन कुमार आर्या जेडीयू के नेता हैं और पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। दूसरा नाम अरविंद निषाद। अरविंद निषाद आयोग के सदस्य हैं। वो भी जेडीयू के प्रवक्ता और पटना विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर रह चुके हैं। तीसरे सदस्य का नाम ज्ञानचंद पटेल, जो आयोग के सदस्य हैं। ज्ञानचंद पटेल जेडीयू नेता और मुंगेर जिला जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं तारकेश्वर ठाकुर आयोग के चौथे सदस्य हैं, जो आरजेडी नेता और कटिहार के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। विनोद भगत भी आयोग के सदस्य हैं। वो आरजेडी नेता हैं और सिंगवाड़ा प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जाहिर तौर पर आयोग के अध्यक्ष समेत 5 से 3 सदस्य जेडीयू, जबकि 5 में से महज 2 सदस्य आरजेडी के हैं। कहीं ना कहीं ये बात आरजेडी को भी खल रही है। हाँ, कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है कि जब एक बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में है, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो सदस्य होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको अध्यक्ष बनने की गुंजाइश थी।
अब अनुसूचित जनजाति आयोग में जब अध्यक्ष बन चुके थे ये जेडीयू से, तो अभी जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनी उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा थी, लेकिन अगर नहीं बने हैं तो ये नेतृत्व अपने इस बात को समझे। हम लोग नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाएंगे कि लोगों को आकांक्षा रहती है कि दल के स्ट्रेंथ के मुताबिक जब सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को भी मान सम्मान मिलनी चाहिए ऐसे पदों पर। कि आरजेडी के 78 विधायक हैं, इनके तो केवल 45 हैं, तो इनका चेयरमैन होना चाहिए था। इनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि नीतीश जी यही खेल खेलते रहते हैं। हम लोग के समय में तो वो हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन अब वो बबुआ खिला रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है तो वो जो चाहें वो कर लेंगे, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो रामबली जी ने जो सवाल उठाया, तो वास्तव में इस अति पिछड़ा आयोग का चेयरमैन आरजेडी का होना चाहिए था। उनके सदस्यों की संख्या भी 3 होनी चाहिए थी, जबकि जेडीयू के 3 और आरजेडी के 2 है। जबकि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अति पिछड़ा आयोग पर सवाल खड़े करते हुए हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करने की मांग की है। आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में कमेटी का गठन करें, स्वतंत्र लोगों को इसका कमेटी का गठन करना चाहिए। और क्योंकि आरक्षण का मामला है, सारे इंटेलेक्चुअल और सारे विचारधारा के लोगों को उसमें डालना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री जी ने 10:30 बजे सभी आयोग के सदस्य को बुलाया, तो क्या बुलाया कि फरमान देने के लिए। दरअसल बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट से रिव्यू पिटीशन वापस लेने के बाद अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग का गठन तो कर दिया है, लेकिन अब विपक्ष उसकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बंधन बैंक से 2.5 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। विभूतिपुर के सिंघिया घाट में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि विरोध करने पर मैनेजर पर भी हमला कर दिया गया। पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगे हैं। छपरा पुलिस ने 16 लाख के जेवर लूटकांड का खुलासा कर लिया है और 37 किलो चांदी के साथ ही 8 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को महाराष्ट्र से गहने लेकर छपरा आ रहे कारोबारी जितेंद्र जायसवाल से लूट की वारदात हुई थी। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया और लूटे गए सभी गहने बरामद कर लिए गए हैं। घंटे के अंदर ही उद्भेदन कर लिया था और 12 घंटे के अंदर इस कांड में संलिप्त सभी अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 100% बरामदगी है। इस पूरे जेवरात में 37 किलोग्राम जो चांदी के आभूषण थे सभी बरामद कर लिए गए हैं। और मधेपुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। आरोपी के परिजनों ने उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। जान बचाकर भागे हैं सभी अधिकारी। फरार आरोपी के घर ये टीम पहुंची हुई थी, जहां पर पोस्टर चिपकाना था टीम को, लेकिन वहां पर आरोपी के परिजनों ने टीम पर ही हमला कर दिया। समस्तीपुर में नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा हुआ। कर्मचारियों का कहना था कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला लाभ नहीं मिलने की वजह से राम मनोहर राम की मौत हुई। प्रदर्शन कर रहे लोग नगर निगम के अधिकारियों और हेड क्लर्क पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। 4 महीने पहले रिटायर हुए राम मनोहर राम बीमार थे और रुपए नहीं मिलने की वजह से इलाज नहीं करा सके, जिससे उनकी मौत हो गई। जो मृत्यु हुआ है वो मनोहर राम है। 4 महीने इनकी सेवानिवृत्त हुआ था, लेकिन इनका कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने के कारण दवा बिना खाने के बिना इनकी मृत्यु हो गई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने डीएमसीएच के 260 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन किया, जिसमें डीएमसीएच में इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों को ठहरने की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही यहां सस्ते दर पर खाने का सामान भी मिलेगा। मंत्री ने कहा कि बिहार में गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी गई है और देश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। बिजली को राज्य तक पहुंचाने की क्षमता में भी कमी नहीं,
और जिस राज्य को जितना बिजली चाहिए उतना बिजली देने की हम क्षमता रखते हैं और देते हैं। अब बिहारी को ले लीजिए, बिहार का जितना बिजली का खपत है करीब 7,000-7,500 मेगावाट के आसपास होगा, उसमें से 6,000 मेगावाट तो हम देते हैं केंद्रीय पूल से। हमारे मतलब कि जो भारत सरकार का जो जनरेटिंग स्टेशन है वो हम देते हैं। राज्य सरकार का कभी 1000 के आसपास मेगावाट, नहीं तो हमारा मैं तो केंद्र सरकार का, ये केंद्र सरकार की तो सभी का देश का भी है, तो हम बिहार को 6,000-6,500 मेगावाट बिजली देते हैं और जितना बिजली चाहिए उतना देंगे, ये हमने कर दिया। खबर दानापुर से। केंद्रीय श्रम संसाधन राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बिहटा में ईएसआईसी अस्पताल का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल के सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ बैठक की और व्यवस्था की पूरी जानकारी ली। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पूरे देश भर में 8 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें बिहटा का ईएसआईसी भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने बहुत जल्द अस्पताल की कमियों को दूर करने का भरोसा भी दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 22 अक्टूबर को 75,000 युवाओं को मोदी सरकार दिवाली गिफ्ट देने जा रही है। जल्द ही अलग अलग विभागों में नियुक्ति में भी की जाएगी। हर एक महीना अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। हमारी 2 मंत्रालय में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दोनों विभाग में बहुत सी पोस्ट खाली है, सब फिलअप किया जाएगा। कितना लक्ष्य है सर? देखिए, प्रधानमंत्री का इच्छा है कि हम 10 महीना में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन विरोधी बोलते हैं कि जुमलाबाजी, विरोधी है, जुमलाबाजी करते रहते हैं वो, इसीलिए अपने करते हैं, इसलिए लोगों को बोलते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम रोजगार, तेजस्वी की बात क्या, वो जुमला है। सुपौल में पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इसका उद्घाटन कर दिया। कार्यक्रम में आर.के. सिंह ने स्थानीय विधायक और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की तारीफ की और कहा कि सुपौल के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि बिजली के क्षेत्र में देश में बड़ा काम हुआ है और अब हर गाँव में 22 घंटे तक बिजली रहती है। हम लोग के जिला ने बहुत तरक्की की है, इसको याद रखना होगा। और उसमें विजेंद्र बाबू जो कि आज नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो हर काम के लिए आज भी हमको उतना ही तंग करते हैं जितना तंग करते थे जबकि हम यहाँ से। हर रोज वो फोन आएगा कि अच्छा गडकरी से बात भेले कि नहीं भेले, उस सड़क ला और उनका से बात भेले कि नहीं भेले, इस पुल ला, रोज कोई दिन नागा नहीं जाएगा। लेकिन कई जगह अंबिलाल जी कि हमरा के बड़ शिकायत रहे, हमरा कहते रहते कि हम रहबे जरूर, यहाँ आज में रह। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंट